हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और पिछले लेक्चर में आपने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक और इसके बाद फिर दूसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स, इस तरीके से आपने पहले चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। अब इस कड़ाके की ठंड में गरम गरम पकौड़े खाते हुए आपने उस चैप्टर को कैसे तैयार किया, कितना तैयार किया और कुछ अच्छा लगा उस चैप्टर में या नहीं लगा, हमने आपको किस तरह समझाया, आपके समझ में आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, आपके डेरिवेशंस क्लियर हुए, न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए या नहीं हुए, जैसा भी हो थोड़ा बहुत बेटा हमको भी जो है डोज देते रहा करो कमेंट बॉक्स में आके। और अपना जो है हमारी जो भी थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी हो कुछ चीज़ें तो आप बता दिया करो, और अगर बुरी भी लगी हो तो ये मत सोचना कि अब सर की बुराई कैसे करें, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अगर आप बुराई करोगे तो हम उस बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इस तरह हम आपके लिए अच्छे बनेंगे। ठीक, तो चलिए खैर, हमें उम्मीद है कि आप थोड़ी सी हमारी बुराई करके हमको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो पहला चैप्टर फिनिश हुआ और आज कुछ करते हैं हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के लिए, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक, तो चलिए फिर चलते टाइम हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की कि टाइम को ना बर्बाद करते हैं। बेटा टाइम इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि आपकी इम्पोर्टेंट फिजिक्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम। टाइम को बातों में ना इन्वेस्ट करके हम चाहेंगे कि सीधे सीधे जो है बोर्ड पे आए। आप अपना नोटबुक सामने रखें, पेन सामने रखें और चलिए चलते हैं आज फिजिक्स के दूसरे चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेटा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तथा गॉस की प्रमेय। बेटा इस चैप्टर का जो नाम है, देखिए हर चैप्टर अपने नाम में कुछ ना कुछ तो रखता है ना। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, यानी वैद्युत फ्लक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट बहुत है और गॉस की प्रमेय के क्या कहने, पूरे चैप्टर में घूमती फिरती आपको सताती फिरेगी चारों तरफ गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। बिना गॉस की प्रमेय के इस चैप्टर की डेरिवेशन ही नहीं है, यानी गॉस की प्रमेय का आप सत्यापन करना सीखेंगे, इसके बाद जो आप डेरिवेशन करेंगे उसके लिए गॉस की प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करें तो पहले मेरा मतलब ये छोटी छोटी कुछ चीजें आपको हम क्लियर कर दें, इसके बाद जो है जब आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएं तब आप बड़े डेरिवेशन में कूदेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें एक छोटी सी लाइन है, क्षेत्रफल सदिश। एक छोटी सी हेडिंग आप लगा लीजिए, क्षेत्रफल सदिश। बेटा इसका बड़ा योगदान है पूरे चैप्टर में, है तो छोटा रिचार्ज लेकिन धमाल करता है भाई पूरे चैप्टर में। आपको हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल सदिश की। इसको इंग्लिश में बेटा एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। वेक्टर शब्द आपके लिए कुछ नया नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। देखिए क्या होता है क्षेत्रफल सदिश। सदिश है वह सदिश जिसका परिमाण एक और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। जिसका परिमाण एक, या परिमाण का मतलब मान, उसका मान एक होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो दिशा होती है वो सदैव सदैव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। अब जो पृष्ठ आपके सामने होगा उसका एरिया वेक्टर उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। पहले आप डेफिनेशन लिखिए फिर बताते हैं इसके बाद। वह सदिश जिसका परिमाण एक, तथा जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के
लंबवत होती है। वह सदिश जिसका परिमाण 1 और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। परिमाण तो 1 होता है, जरा थोड़ा सा दिशा के बारे में आप समझने की कोशिश करें। हम ऐसे समझ रहे हैं, ये हमारी हथेली है, ठीक। अब आप देखिए, हमने इसको पृष्ठ माना, ये पृष्ठ है। अब अगर ये पृष्ठ है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा यानी एरिया वेक्टर जो होगा वो कहाँ होगा, सदैव पृष्ठ की दिशा के सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा, है ना। तो अगर ये पृष्ठ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा, यानी ऐसे होगा, पृष्ठ के लंबवत। मान लो थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से कर दें पृष्ठ अपना। अब हमारा ये है पृष्ठ, सरफेस कौन सा है, ये वाला, ठीक। अगर ये पृष्ठ है तो फिर इसका एरिया वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत होता है ना हमेशा, ठीक। तो अब इसके लंबवत रखेंगे तो कहां जाएगा, ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ये बनेगा। अगर हम पृष्ठ को ऐसे कर दें तो इसका एरिया वेक्टर, अब पृष्ठ तो ये है ना, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत। अगर हम पृष्ठ को ऐसे कर दें तो इसका एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत, ठीक। तो कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत। समझ गए होंगे आप, है ना। यानी हमेशा जो भी पृष्ठ हो उसका एरिया वेक्टर उस पृष्ठ के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप मान लीजिए जिस फर्श में आप बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उस पृष्ठ की अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहां होगा, उसके ठीक लंबवत। मान लीजिए ये बोर्ड है, इसको आप पृष्ठ मान लीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, ऐसे, ठीक। हम थोड़ा सा बना के बताएं आपको चित्र में। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो कहां होगा, पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी ऐसे होगा, ऐसे, ठीक। तो अब ऐसे तो लाइन खींची नहीं जा सकती, ठीक। तो हम एक काम कर रहे हैं, हमने उस लाइन को ऐसे खींच लिया। वो लाइन आप जो देख रहे हैं वो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे है, लेकिन अब चूंकि ऐसे बोर्ड पे तो नहीं खींच सकते, तो हमने ऐसे, ठीक। तो ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को ए से प्रदर्शित करते हैं। एरिया है तो ए, और वेक्टर है तो एरो लगा दिए। और वेक्टर ए बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, ए इंटू एन कैप। बेटा ये ए तो एरिया हो गया, और ए वेक्टर क्या है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक। ये एन कैप क्या है, एरो जो लगा है उसको वेक्टर कहते हैं। और ये जो आपने कैप लगा रखी है, टोपी पहना रखी है, भाई टोपी पहनाने का तो सभी जगह दौर चल रहा है, ठीक। हर इंसान एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगा। तो ये जो टोपी इसको पहना रखी यानी कैप लगा रखी, इसको एकांक वेक्टर कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं और इसको एकांक वेक्टर कहते हैं। अब उसका नाम ही जब एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मान एक ही तो होगा, ठीक। इसलिए हम वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप कह सकते हैं, ठीक। तो अब हम समझ गए होंगे, आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक। तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। चलिए, इसी में एक एक नंबर की छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती है। बेटा हमें एक एक नंबर भी तो अपने लिए तैयार करना जरूरी है भाई। लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी तो आते हैं परीक्षा में। अगर हम एक एक नंबर के, दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे तो ये भी तो हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, छोटे क्वेश्चन को तैयार करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होता है। हम यहीं से आगे बड़े डेरिवेशंस में कूदते हैं और बड़े डेरिवेशंस को आसान कर लेते हैं, ठीक। तो हमें यह भी समझना जरूरी है। चलिए एक छोटी सी लाइन, छोटी सी हेडिंग आप लगाइए, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बेटा आराम से समझना, थोड़ा इस तरह समझने की कोशिश करो, रटो नहीं। जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर एल लंबाई की कोई छड़ है, भाई रेखीय आवेश घनत्व है ना, यानी एक रेखा के रूप में हमने, एक लाइन के रूप में एल लंबाई की कोई छोटी सी छड़ ले ली और इसको हमने
कुछ आवेश दे दिया। कितना आवेश दे दिया बेटा? मान लो Q आवेश दे दिया, जिसको जो आपने आवेश दिया वो कितना है? Q। ठीक, तो अब समझना, चूंकि L लंबाई की छड़ में, L लंबाई की छड़ में आवेश कितना है? Q। इसलिए एकांक लंबाई की छड़ में आवेश कितना होगा? इतना तो आप समझते हैं कि Q अपॉन L, और इसी Q अपॉन L को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को बेटा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको? लैम्डा। लैम्डा बराबर Q अपॉन L, इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। डेफिनेशन समझो। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें, यदि L बराबर 1 मीटर, L का मान एकांक 1, तो लैम्डा बराबर क्या बचा? Q बटा 1 यानी Q। तब लैम्डा बराबर क्या हो गया? Q। बस यही तो परिभाषा है, यही तो डेफिनेशन है, यही तो परिभाषा है इसकी। इसी में अंदर घुसी है परिभाषा उसकी। गौर करो, एकांक लंबाई की छड़ में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई की छड़ में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, चलिए सूत्र सामने है, मात्रक, विमी सूत्र, आप कुछ भी बना लो। ठीक, चलिए इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक बेटा क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता? कूलाम। क्या होता? कूलाम, है ना। और लंबाई का मात्रक मीटर, और बटे को क्या कहते हैं? प्रति। लंबाई का मात्रक मीटर, तो इस हिसाब से रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति मीटर। L लंबाई की छड़ है, उसको Q आवेश, L लंबाई की छड़ में आवेश Q है, एकांक लंबाई की छड़ में आवेश कितना होगा? Q अपॉन L। इसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा से प्रदर्शित। अगर हम L का मान इसमें 1 मान लें, तो लैम्डा बराबर Q बटे 1 Q हो जाएगा। ठीक, एकांक लंबाई की छड़ में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर होता है। अच्छा बेटा, इसी का एक जो है सगा भाई मानिए आप उसको, हाँ बिल्कुल सगा भाई, उसका नाम है, हेडिंग लगाइए आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। थोड़ा सा दोनों में अंतर देखना। ये रेखीय आवेश घनत्व है, इसमें आपने एक रेखा ली है लंबाई की। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसमें आपको एक पृष्ठ लेना पड़ेगा। हमने एक इस तरीके का एक पृष्ठ ले लिया। ये रेखा है तो इसकी कुछ लंबाई थी, हमने मान लिया L है। ये पृष्ठ है तो इसका कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, हमने मान लिया इसका क्षेत्रफल A। और अब इस चालक को हमने कुछ आवेश दे दिया बेटा। क्या किया? कुछ आवेश दे दिया। मान लो इसको जो आवेश दिया वो Q है। अब A क्षेत्रफल के चालक को कितना आवेश दिया? Q। L लंबाई की छड़ में कितना आवेश था? Q। A क्षेत्रफल के चालक में कितना आवेश है? Q। आइए यहां, चूंकि A क्षेत्रफल के चालक में आवेश कितना बेटा? Q। इसलिए एकांक क्षेत्रफल, ध्यान देना, एकांक क्षेत्रफल के चालक में कितना आवेश होगा? Q अपॉन A। और इसी Q अपॉन A को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? सिग्मा। और सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन A। ये तो इसका फार्मूला हो गया। आप घबराए ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, परिभाषा अभी हाल बता रहे हैं। आपने यहाँ कंडीशन ली थी L का मान 1, तब लैम्डा बराबर Q आया। आप यहाँ पर कंडीशन लगाइए, यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल एकांक मान लिया, जब A का मान 1 रखा तो सिग्मा बराबर Q हो जाएगा। तब सिग्मा बराबर क्या होगा? Q। बस यही परिभाषा है उसकी।
पढ़िए, सुनिए, देखिए ध्यान से। एकांक लंबाई के चालक में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आइए ना, एकांक लंबाई की क्षण में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई के चालक में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, अब आप तो खुद ही निकाल लो। आवेश का मात्रक कूलाम, बटे का मतलब प्रति, अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोनों सगे भाई, है ना। मारिए स्क्रीनशॉट फटाक से। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, है ना। तो चलो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी हेडिंग्स को समझते हुए आप अपने चैप्टर के एक शब्द में आ गए जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। अब हम समझने की कोशिश करें कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। बेटा इन चीजों को जितना अच्छा हम समझ लेंगे, बड़े बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो उतने ही अच्छे समझ में आते। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप लोग लिखते रहना, हम ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों को बहुत अंग्रेज बनना हो तो बनते हो, ठीक है। हालांकि अंग्रेज बनने का टाइम नहीं है, बस यहाँ देखो। अब अंग्रेज बनने का टाइम कब आएगा, जब आपका फिजिक्स का पेपर या बोर्ड के एग्जाम में पड़ जाए, तब आप जो है वोकाबुलरी अपनी कंप्लीट करिए धीरे धीरे, ताकि आप नीट के लिए पीएम और उसके जेई के लिए अब जब आप प्रिपरेशन के लिए जाएं तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आए, ठीक। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स देखिए, कोई आवेश है, बहुत अच्छे समझना, कोशिश करना बस समझने की, केवल रटने की नहीं। यह आवेश है, इस आवेश है तो आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई, ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई बेटा, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं हो गई आवेश के चारों ओर। अगर धन आवेश है तो धन से निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक। कुछ लोगों का मानना तो ये रहता है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी कमी है, ठीक। कमी क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नहीं, हमने इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच में कोई एक पृष्ठ रख दिया, कोई पृष्ठ रख दो, कैसा भी, रेक्टेंगल रख दो, स्क्वायर रख दो, आयताकार रख दो, वर्गाकार रख दो, गोलाकार रख दो, मतलब क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक। हमने एक पृष्ठ रखा, अगर हम काउंट करें कि वैद्युत बल रेखाएं कितनी है, तो यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स 9 9 9। ये जो बंद पृष्ठ रखा है आपने, इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हुआ। जो बंद पृष्ठ से हमें सबसे मतलब नहीं है, तो सब वैद्युत बल रेखाएं नहीं, लेकिन हम जो उस बंद पृष्ठ से गुजरती हुई जा रही हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। यानी अब आप थोड़ा सा उस पर सुधार करने की कोशिश करें। ओरिजिनल डेफिनेशन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बंद पृष्ठ से तो बेटा 1 2 3 रेखाएं गुजरने, वैद्युत फ्लक्स 3 हुआ, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजर, लिख लें आप, लिख लें, टेंशन ना लो बेटा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। फाई का सिंबल सभी लोग जानते होंगे लगभग, पाई नहीं, फाई। ठीक, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसमें ई लगा लेते हैं, वो बुरी बात नहीं है, आप भी लगाना चाहें तो लगा ले, है ना, बहुत अच्छी बात भी नहीं है। ई लगाने का मतलब ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, और कुछ नहीं। बाकी आप फाई अकेले लिखें, नो टेंशन। ठीक, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चलो भाई, एक बात समझने की कोशिश करो। ये कोई बंद पृष्ठ है बेटा, है ना, ये कोई बंद पृष्ठ। अगर हम आपसे कहें बेटा इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो पृष्ठ के लंबवत हम ऐसे कहाँ से खींच दे हैं, ऐसे, तो फिर हम एक जो है यहाँ से खींच के ऐसे ले आए, सीधे आपके हाथों में डाल दें। इसका एरिया वेक्टर हम किस तरह से खींचेंगे, ऐसे। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। अच्छा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं। ठीक, उनका वैद्युत क्षेत्र ई, ये हो गया। मान लीजिए यहां पर ये न्यून कोण बन रहा है, जो इसको हमने मान लिया थीटा। तो बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ये कहां से आ गया, देखो ये ई है और ये वेक्टर, एरिया वेक्टर ए है। अब ये एरिया वेक्टर ए है, थीटा यहां से चिपका है, तो एरिया वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स होंगे, दो घटक होंगे, एक कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो जहां से थीटा चिपका है वो तो हो जाएगा ये वाला ए कॉस थीटा, और इसके ठीक लंबवत इस घटक के ठीक लंबवत जो होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। वो हमें खींचना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। ठीक, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। आप इसको ये भी कह सकते फाई बराबर, आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में दो वेक्टर्स का स्केलर गुणनफल पढ़ा था, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कहते हैं। उसी प्रकार ई ए कॉस थीटा को क्या कहेंगे बेटा, ई डॉट ए। ये भी काम का है और ये भी फार्मूला काम का है। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, एरिया वेक्टर तो नाम ही है उसका वेक्टर, वो भी सदिश राशि। ठीक, और दो सदिश राशियों का स्केलर गुणनफल, हमेशा याद रखना, हमेशा कि दो सदिश राशियों का जो स्केलर गुणनफल होता है वो हमेशा अदिश होता है। इसका मतलब फाई जो है, वैद्युत फ्लक्स जो है, वो कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। यहाँ पे हम लिख दें, यह है अदिश राशि है। बेटा इसका मात्रक समझ लो जरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसका मात्रक ध्यान दो, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक पिछले चैप्टर में बताया, न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल ए, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, तथा विमी सूत्र, ये भी निपटा लो, ये क्यों रह जाए मायूस अपने दर से सवाल ही न जाएगा, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, मात्रक से ही बना लो। न्यूटन बल का मात्रक होता बेटा, और बल की विमा क्या बताई, mLT-2। मीटर स्क्वायर, मीटर लंबाई का मात्रक होता, L स्क्वायर लगा तो L2 बटे में आ जाओ। कूलम आवेश का मात्रक होता, और आवेश की विमा क्या होती, AT
सबको कंबाइन करो, m L3 हो गया, 2 घात ये 1 घात ये, L3 t की पावर 1 को ऊपर करो, t की पावर -1 हो जाएगा, और ये -2 पहले से t -3, a की पावर 1 है उसको ऊपर करो, a की पावर -1। इस तरह से इसका विमी सूत्र क्या बन गया, ml3 t -3 a -1 होता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, फाई से। फाई बराबर E.A या E cos थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और विमी सूत्र ml3 t -3 a -1 होता है। ओके, चलिए धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे कदमों से कदम ताल करते हुए आप लोग बढ़ रहे हैं। और कहाँ बढ़ रहे हैं बेटा, आप बढ़ते बढ़ते आ गए गॉस की प्रमेय में। ये चैप्टर का दिल है ना। जैसे हम आपका एक कलेजा होता है ना, एक दिल होता है, गुर्दा होता है कि नहीं है? हाँ, गॉस की प्रमेय भी बेटा इस चैप्टर का एक दिल है। ठीक, चलो समझो इस चैप्टर के दिल को क्या है। चलिए भाई, गॉस की प्रमेय हेडिंग लगा लीजिए आप बेटा। ये हम थोड़ा सा इसको हटा दें, जगह हो जाए। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, गॉस की प्रमेय। वाह भाई वाह, कितनी तारीफ की जाए इसकी, गॉस की प्रमेय की। गॉस थ्योरम क्या कहेंगे, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, है ना। चलिए बेटा, गॉस जो है एक वैज्ञानिक का नाम है ना, और उन्होंने अपने नाम पे ही एक थ्योरम बनाई और नाम रख दिया गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है उसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, बहुत आराम से समझना, बंद पृष्ठ, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है Q। जब ये पृष्ठ बंद है, इस पे आवेश भी रखा है, आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, है ना। और वैद्युत बल रेखाएं जो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजर रही होंगी उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो वही वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय बेटा। आप कहोगे ये क्या भाई, फाई बराबर 1/ε0 × Q, ये गॉस की प्रमेय हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, जो दिख रहा वही लिखेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर Q का 1/ε0 गुना, 1/ε0 × Q। ठीक, चलिए गॉस की प्रमेय थोड़ा सा हम डिटेलाइज करें। हो सकता कि अभी आपके भेजे में ना घुसी, है ना, तो टक से मारे। चलो बेटा देखना है आराम से, ये पृष्ठ है, यहां वहां भाग रहा है। चलो ठीक, इसके अंदर आवेश बताओ कितना, कमेंट बॉक्स में बताना, बताओ फटाक से बताओ, देखें आपकी ताकत।
चलिए अब देखिए हमारा आंसर। बेटा इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है Q। बेटा इस पृष्ठ के अंदर कितना है Q, और इस पृष्ठ के अंदर कितना तभी Q, लेकिन इस पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, खाली पड़ा, ब्लैंक एकदम। दूसरा पृष्ठ हमने बेटा ये दिया, और इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है Q1। तीसरा पृष्ठ हमने ये लिया, और इस पृष्ठ के अंदर आवेश है -Q2। चौथा पृष्ठ हमने ये लिया, और इस पृष्ठ के अंदर आवेश है Q3। आराम से समझना। हमने आपसे कहा कि पहले पृष्ठ से गुजरने वाला, इसको नंबरिंग कर दे बेटा, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ। ठीक, हमने आपसे कहा पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Y1 मान लें। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स गॉस मियां ने क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो इस पृष्ठ के अंदर, पहले पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है 0, और इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो कहा गॉस मियां ने। तो कुल मिला के इसका वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया। अगर हम आपसे कहें दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2, तो बेटा दूसरे पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, दूसरे पृष्ठ के अंदर Q1, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी Q1/ε0। बेटा अगर हम तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछें, तीसरा पृष्ठ, ये है तीसरा पृष्ठ, चले आइए तीसरे पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, इसको जरा कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तीसरे पृष्ठ के अंदर बेटा कितना आवेश है? कुछ लोगों ने कहा Q1, कुछ लोगों ने Q2, कुछ लोगों ने कुछ और कहा होगा। ठीक, देखिए अब आप चेक करिएगा अपना आंसर। तीसरा पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ, अब तीसरे पृष्ठ के अंदर ये भी आवेश तो उसी के अंदर आएगा। तीसरा, दूसरा पृष्ठ जो है वो तीसरे के तो अंदर है। ठीक, तो जो उसका आवेश है वो तीसरे के अंदर ही तो कहलाएगा। तो तीसरे के अंदर कुल कितना आवेश है, ये और ये, यानी Q1 - Q2। तो तीसरे पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है Q1 - Q2, और गॉस मियां ने क्या कहा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना। अगर हम चौथे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो चौथे पृष्ठ में बेटा आइए, चौथे पृष्ठ के अंदर, चौथा पृष्ठ ये है, और चौथे पृष्ठ के अंदर बेटा आवेश को गौर करो आराम से, है ना। तो चौथे पृष्ठ के अंदर ये सब है भाई, ये सारे पृष्ठ चौथे के अंदर है, तीसरा, दूसरा, पहला, तो फिर उसके आवेश भी है। ठीक, तो चौथे पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, Q1 - Q2 + Q3, Q1 - Q2 + Q3। और गॉस मियां ने क्या कहा कि वैद्युत फ्लक्स जो है किसके बराबर होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, चलिए गॉस की प्रमेय समझ ली है तो बेटा जो इस चैप्टर की जान है गॉस की प्रमेय, तो जरा हम इसका सत्यापन भी देख लें, इसका प्रूफ भी देख लें कि जो गॉस मियां ने कहा है वो सिद्ध होके आ रहा या नहीं आ रहा। क्या कहा, वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम आपकी बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लीजिए, गॉस की प्रमेय का, गॉस की प्रमेय का निगमन, गॉस की प्रमेय का निगमन, प्रूफ, डेरिवेशन।
गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है बेटा। क्या बताया गॉस मियां ने? कुल बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज आपको सिद्ध करना है ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगी भाई। बेटा एक बंद पृष्ठ ले लीजिए आप। देखिए आप एक बात तो ध्यान रखें कि गॉस मियां ने कहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो पृष्ठ है वो बंद ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर पृष्ठ बंद होगा तभी गॉस की प्रमेय लागू होगी हर जगह। अब पृष्ठ बंद नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय लागू ही नहीं। तो हमने एक बंद पृष्ठ लिया। बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है? आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे हमने कोई वृत्त ले लिया, सर्कल ले लिया। नहीं बेटा, सर्कल का मतलब होता है टायर, ट्यूब, है ना, अंगूठी, चूड़ी, ये सब सर्कल है बेटा। ये बंद पृष्ठ तो नहीं है भाई, चारों तरफ से बंद तो नहीं होते, है ना। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि जैसे कोई गोला है, मतलब फुटबॉल, ये चारों तरफ से बंद होता है, चौतरफा। जैसे कोई घन है, घनाभ है, घनाभ का मतलब समझ गए? घन का मतलब होता है जैसे लूडो का पासा, ठीक, पौ से लेके 6 तक 6 फलक होते हैं, छइयों बराबर होते हैं, ठीक। घनाभ का मतलब होता है उसमें भी 6 फलक होते हैं लेकिन छइयों बराबर नहीं होते, आमने सामने के फलक बराबर होते, ठीक। घनाभ का मतलब हो गया जैसे माचिस की डिब्बी, सबने देखी है बेटा, बंद होती है चारों तरफ से, मतलब चौतरफा बंद होती है, हर तरीके से पृष्ठ बंद होता उसका, ठीक। तो एक बंद पृष्ठ का मतलब गोला है या घन है या घनाभ है। तो हमने एक गोला लिया, आर त्रिज्या का एक गोला लिया बेटा। कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया और ये इसका केंद्र बिंदु है O। यहां पे कोई आवेश रखा है Q। बेटा जो हम बता रहे यही लिखना है आपको, माना फलाना ये सब जो करते हो आप, यही लिखना है, आप इसको गौर करो बस, रटना नहीं है, बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे एक आवेश Q रखा और इससे r दूरी पर, यानी बिल्कुल परिधि पे आ गए। यहां पर मान लो कोई एक बिंदु है, A है, B है, कुछ भी मान लो, ठीक। इस बिंदु पर हमें, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बेटा। अब आप कहोगे लो गॉस की प्रमेय का निगमन कर रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले। बेटा इसी से आएगा, समझो मेरी बात। अब क्या लिखना है उसको सुनो। माना आर त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ, माना आर त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ जिसके केंद्र O पर Q आवेश रखा है। उसके बिंदु A पर, उस गोली पृष्ठ के बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, क्या पढ़ा आपने? 1/4πε0 Q/r²। बेटा हमने पिछले चैप्टर में बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता, फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक। अच्छा, अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में अभी हाल पढ़ के गए हैं, क्योंकि फाई बराबर क्या होता बेटा, EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब हम किस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, देखिए ध्यान से, मान लो हमने ये इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते ना, तो ये पृष्ठ बना इसका, ये, और अगर हम इस पृष्ठ पे देखें, इस पृष्ठ पे देखें कि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो बेटा एरिया वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत ही होता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर हमने इसको पृष्ठ माना, इसको पृष्ठ माना, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में भी बताया था, अगर धन आवेश है तो धन से दूर और ऋण आवेश है तो ऋण की ओर। तो अब हम बिंदु A पर खड़े होके, धन आवेश है, धन से दूर का मतलब तो ऐसे, और अगर ऐसे गए तो ये तो धन की ओर हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा,
धन से दूर, ये लीजिए बिंदु ए को यहां पर रख दिया हमने, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो थीटा कितना हुआ, यानी उनके बीच का एंगल, उनके बीच का कोण कितना हुआ, 0, ठीक। चलो अब ध्यान देना, E बराबर आप ऊपर निकाल चुके हैं, वो सिद्ध करना, वो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए माने एरिया यानी क्षेत्रफल, किसका, इस बंद पृष्ठ का। तो बेटा ये तो गोला है, गोली पृष्ठ है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता, 4πr² इंटू कॉस थीटा। बेटा थीटा यहां पे कितना बन रहा, 0, ठीक। आपने केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। आप जरूरी इस बिंदु पे निकालें, आप इस बिंदु पे निकाल लें, इस बिंदु पे, अगर इस बिंदु पे निकालेंगे तो ये पृष्ठ बनेगा, ये पृष्ठ बनेगा इसका, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड धन से दूर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और एरिया वेक्टर जब ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत ही तो होगा एरिया वेक्टर, तब भी थीटा का मान क्या होगा, 0। कहीं से भी निकालें, आप इस बिंदु पर निकालेंगे तो पृष्ठ ये हो जाएगा, पृष्ठ ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, एरिया वेक्टर ये आएगा, कहीं पे भी निकाल लें आप, कहीं पे भी। तो थीटा कितना बन रहा, 0, और बेटा cos 0 का मान 1 होता है। इसका खेल तो खत्म हो गया। चलिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, फाई बराबर क्या आ गया, 1/ε0 इंटू क्यू, और cos 0 का मान 1 होता है। यही तो गॉस की प्रमेय है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, यही गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आप लोगों के लिए मेहनत की है उसमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। कोशिश तो हमारी बहुत अच्छा समझाने की रहती है, लेकिन हो सकता है भाई बेटा आप लोगों को लगता हो कि तो जैसा लगता हो खैर ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। अगर आपके समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए, और हमारी बुराइयों को बेटा कमेंट बॉक्स में, अच्छाइयों को बहुत से लोग हमें बता रहे हैं, अरे सर वेरी नाइस, ऐसा वैसा ये वो सब जो है ब्यूटीफुल है, मज़ा आ गया, पढ़ने में मज़ा आ गया, ये सब। लेकिन बुराइयों की भी बताओ बेटा, है क्या सर बहुत बातें करते हैं, बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, हमको अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है ना। ये सारी चीज़ें बेटा, जब आप किसी की बुराई करेंगे, हमेशा वही व्यक्ति, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसकी आलोचना होती है वही व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है, वही व्यक्ति और निखरता है, वही व्यक्ति सफलता के पायदान पे चढ़ता चला जाता है, ठीक। तो हम इसलिए कह रहे हैं आप बुराई करिए, और ऐसा नहीं है आप हमारी बुराई करेंगे तो हम भी आपकी बराबर निरंतर बुराई करेंगे, ठीक। तो चलिए खैर, आप भी सफलता के पायदान पे चढ़ेंगे, है ना। हम आज से ही बुराई शुरू कर देते हैं। आप लोग बेटा पढ़ने की बिल्कुल को इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल आप लोगों का मन नहीं लगता है। आप लोग मन लगाइए, पढ़िए बेटा, यही टाइम है, बहुत कीमती टाइम है, आप इस टाइम को कैश कराइए और अपनी बढ़िया तैयारी करिए, फिजिक्स की भी बढ़िया तैयारी करिए, और फिजिक्स को 90+ पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक। चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले नए लेक्चर में आपका ये छोटी छोटी सारी चीजें हो गई, अब अगले नए लेक्चर में आपको इस चैप्टर के सिर्फ डेरिवेशन मिलेंगे, ठीक। और इस चैप्टर में भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में चलेंगे। बेटा तब तक के लिए आप अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का, अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत ख्याल रखिए, खान पान अच्छा रखें ताकि आप कहीं किसी तरीके से मतलब आपका डाइजेशन ना बिगड़े या आप अस्वस्थ ना हो। और ख़ास तौर से इस वक्त सर्दी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी ना खा पाएँ आप, बुखार ना चढ़ पाए, वरना 2-4 दिन आपके बेस्ट हो गए तो आपका बंटा धार हो जाएगा। आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर बढ़िया तरीके से जारी रखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।